नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप दोस्तों कि आप सभी बढ़िया और जबरदस्त होंगे। दोस्तों अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की एक बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 1 बराबर r/2 के बारे में कि कैसे 1 बराबर r/2 सूत्र की स्थापना हम कर सकते हैं, कैसे हम निगमन करेंगे 1 बराबर r/2 का, कैसे हम डेरिवेशन करते हैं दोस्तों 1 बराबर r/2 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़े अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों मैंने अवतल दर्पण के लिए इसी सूत्र का निगमन करा दिया है, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों सर्च कर लीजिए अमन सर लेक्चर्स के नाम से और वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं दोस्तों, और उस वीडियो को देखने से पहले आप यही वीडियो देखिए तो फ्रेंड्स काफी अच्छा समझ में आएगा। अगर अच्छा समझ में आए दोस्तों तो वो वाला वीडियो प्लीज देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करने चल रहे हैं 1 बराबर r/2 सूत्र का निगमन। क्या होता है दोस्तों 1 बराबर r/2 के सूत्र के निगमन में हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे। अब हमें ये फार्मूला निकालना है दोस्तों, कैसे करके देखते हैं। इसमें मानते हैं कि एक उत्तल दर्पण होता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण अभी हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो उत्तल दर्पण नहीं है। अब दोस्तों ये मान लेते हैं कि M1 M2 क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कैसे पहचाने दोस्तों, क्योंकि उत्तल दर्पण में पालिश जो कर रहे हैं हम अभी, ये अंदर की ओर होती है, पालिश अंदर की ओर होती है। जो लाइन खींच दी ना दोस्तों डैट ये पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। अब ये पॉलिश हो गई दोस्तों, और यहाँ पर कहाँ पर, अरे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या, एक मुख्य अक्ष है, क्या रखी दोस्तों, एक मुख्य अक्ष रखी हुई है। अब मुख्य अक्ष पर ध्रुव होता है जिसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है P। मुख्य अक्ष पर एक ध्रुव P है, और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर केंद्र C बनेगा और यहाँ पर फोकस F होगा फ्रेंड्स। ये फोकस F है, ये केंद्र C है फ्रेंड्स। अब क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर दोस्तों, जैसे कि मुख्य अक्ष ये है, आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब दोस्तों जैसे कि ये मुख्य अक्ष गई हुई है, वैसे ही कोई किरण या तो ऊपर से या तो नीचे से निकल जाए, तो दोस्तों कहीं भी मान सकते हैं ऊपर नीचे। तो हम मानते हैं कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकली फ्रेंड्स। ध्यान से ये क्या हुई दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण ऐसे गई, और ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। कुछ भी नाम ले देते हैं, इसका नाम ले देते हैं दोस्तों A, ये है दोस्तों A, और इसका नाम ले देते हैं B। तो दोस्तों किरण A बिंदु से निकली और दर्पण के बिंदु B से टकरा गई, दर्पण के बिंदु B से टकरा गई दोस्तों। B बिंदु यहाँ पर है और उसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, समझ लीजिएगा। अब बिंदु B से टकराई, तो टकराने के पश्चात क्या होगा दोस्तों, देख रहे हैं कि दर्पण की कौन से बिंदु से टकरा रही है, ये दर्पण के ऊपरी बिंदु से टकरा रही है। जब कोई चीज ऐसे दोस्तों ऊपर टकराएगी तो ये ऊपर की तरफ ही भाग जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ परावर्तित हो जाती है। भागने को ही कहते हैं दोस्तों परावर्तित होना। तो ऐसे टकराती है और टकराने के पश्चात ऐसे परावर्तित हो जाती है, ऐसे चली जाती है दोस्तों, परावर्तित हो गई। तो ये इस प्रकार है दोस्तों, और परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के पश्चात क्या होता है, ये हमें लगता क्या है कि ये कहीं से जैसे लग रहा है कि ये किरण कहीं, अगर इस किरण को ऐसे ऐसे बंद कर ले दोस्तों, इसे ऐसे बंद कर ले, तो ये क्या लग रहा है, ये किरण कहाँ से आई है, तो दोस्तों ये लग रहा है फोकस F से आई हो। ये वाली किरण लगेगा कि फोकस F से आ रही हो। तो फ्रेंड्स क्या लग रहा है हमें लगेगा ये किरण
फोकस एफ से आ रही है, फोकस एफ से आ रही है दोस्तों। तो ऐसा हमें लगेगा कि ये किरण दोस्तों कहाँ से चली आ रही है, ये किरण फोकस एफ से चली आ रही है। और अब आप देख रहे हैं कि जाने वाली किरण बिंदु से टकराने वाली किरण क्या होती है, आपतित किरण होती है। बिंदु से टकराई, आपतित होने के बाद परावर्तित हो गई। और दोस्तों हम लोग जानते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य हम लोग क्या खींचते हैं फ्रेंड्स, एक अभिलंब खींचते हैं। ये हो गया। तो ये बिंदु ए है दोस्तों, बिंदु ए से बी और बी से मान लेते हैं सी हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया सी। ठीक है दोस्तों, ये सी हो गया, ठीक से बना नहीं है फ्रेंड्स, इसे बना लेते हैं अच्छे में। ये हो गया सी बिंदु। अब ये ए से बी और बी से दोस्तों ये सी। अब यहाँ पर क्या है, एक अभिलंब खींच दिए दोस्तों, इसका भी नाम ले लेते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका। इसका नामकरण हो गया एन बी। अब जब दोस्तों एन बी एक अभिलंब खींच दिया गया, अब फिर से देखिएगा ये दोस्तों एन, अगर इसे ऐसे बंद कर लें तो क्या लगेगा दोस्तों, ये किरण कौन सी किरण है, एन बी किरण दोस्तों, जो यहाँ से चली और ये यहाँ पर आई और ऐसे दोस्तों ये ऐसे ऐसे क्या प्रतीत होगी दोस्तों, ये कहीं से आ रही है। और उस बिंदु स्रोत का क्या नाम है, उस बिंदु स्रोत का नाम देंगे दोस्तों हम केंद्र सी। हमें ऐसा लगेगा कि वो केंद्र सी से आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरा हमारा फिगर हो जाएगा F बराबर r/2 सूत्र के निगमन के लिए। बस कुछ नहीं दोस्तों, इतना रहेगा। अब आप लोग थोड़ा सा खाली और ध्यान दीजिएगा कि ए बी और एन मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, ये हो जाएगा दोस्तों। उस कोण का क्या नाम होता है फ्रेंड्स, आई। इसे आपतन कोण आई कहते हैं। फिर देखिए यहां पर अभिलंब और परावर्तित किरण मतलब कि परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण दोस्तों, ये वाला, इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ आते हैं कि यहाँ पर इस साइड में चित्र में सब कुछ हो गया दोस्तों। यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, चित्रानुसार, तो चित्रानुसार क्या हो गया, देखिए चित्र के अनुसार देखें तो यहाँ पर ए बी एन एक कोण बन रहा है आई, ए बी एन, तो कोण ए बी एन, ये कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो एन बी सी के बराबर हो जाएगा दोस्तों, कोण एन बी सी। तो अब आप लोग सोच रहे हो ये ए बी एन जो है एन बी सी के बराबर कैसे, कौन सा कोण दोस्तों, ए बी एन, ठीक है, ये वाला कोण एन बी सी के बराबर कैसे दोस्तों, ये परावर्तन का नियम है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, वही मैंने लिख दिया। इसके अनुसार मान लेते दोस्तों समीकरण 1 है, किसके अनुसार, परावर्तन नियम से। कौन से नियम से दोस्तों, ये मेरा नियम नहीं है फ्रेंड्स, परावर्तन का नियम है। नहीं आप सोचो हमने ये लिख दिया, परावर्तन नियम से कहा मैंने, ये ऐसा होगा परावर्तन नियम से। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर फिर देखिए, चलिए ए बी एन एन बी सी के बराबर हो गया, कोई नहीं हो गया। अब मैथ पढ़ते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन बन रही है, क्या, एक कोण ऐसे बन रहा है और ये देखिए बिंदु का नाम दे देंगे तो आप फटाक से समझ जाएंगे कहाँ बन रहा है। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा एन और ये दोस्तों सी, ये दोस्तों एफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए कहाँ से लिए, समझ में आ गया होगा, ए बी और ये एन और ये दोस्तों एफ और ये हो गया सी। यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि देख रहे होंगे जैसे कि ये रेखा है दोस्तों, इस पर कौन सी रेखा है, ये वाली रेखा है, तो यही रेखा दोस्तों सेम ऐसे वाली रेखा पर आई
तो क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा दोस्तों। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये कोण और ये कोण संगत कोण है। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, तथा यहां क्या हो जाएगा, ABN हो जाएगा। क्या ABN इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल? ABN हो जाएगा FCB के इक्वल, क्योंकि जैसे ये कोण वैसे ये कोण भी होगा दोस्तों इसके इक्वल FCB। ये भी मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, अब ये कौन कहता है? तो ये कहता है संगत कोण का नियम। संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। संगत कोण सदैव बराबर हो गया। ये संगत कोण बराबर हो गया दोस्तों, कुछ नहीं। समीकरण 1 व 2 से अब हम करेंगे वो भी समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? देखिए ये कह रहा है कि समीकरण 1 ABN जो है NBC के बराबर है। ठीक है, कह रहा है। दूसरा भी क्या कह रहा है कि ABN जो है FCB के बराबर है। इसका मतलब दोनों सेम, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। क्या तात्पर्य है कि समीकरण 1 में ABN का जो मान है उसे समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में रख सकते ना, क्योंकि ABN तो NBC के बराबर है ही। इसका मतलब क्या होगा, NBC इसकी जगह यहाँ पर NBC रख दें, NBC FCB के बराबर हो जाएगा। फिर से कह सकते अगर ये बराबर तो और ये बराबर, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो NBC इसकी जगह रख देते हैं दोस्तों, NBC कोण NBC रख देंगे तो क्या हो जाएगा, NBC दोस्तों NBC FCB के बराबर हो जाएगा, FCB। चलो बहुत बढ़िया, बराबर निकला। तो हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए इसे मिटा के पहले रफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज नजर आ रही है हमें। आप देखिएगा कभी भी यहाँ पर ऐसे कोई चीज बने, कैसे 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 ये दोस्तों ये ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कोई चीज बने तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये कोण है और जो ये कोण है ये भी बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर होंगे। कैसे? क्योंकि ये दोस्तों एक ही शीर्ष पर बने हैं और एक ही शीर्ष पर बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। जो कोण एक ही शीर्ष पर बनते हैं वो कोण बराबर होते हैं दोस्तों। तो अब ये भी क्या हो जाएंगे, कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जब ये कोण बराबर, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर देखिएगा ये N है, ये B है और ये C है दोस्तों, और ये इसका नाम F है और इस बिंदु का नाम है C। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो NBC होगा, मतलब कि ये कोण होगा NBC होगा, किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? CBF के बराबर हो जाएगा, CBF के बराबर। अब जब ये बराबर हो गए दोस्तों, तो अभी तक हमारा समीकरण 3 था, एक और प्रकट हो गया। और कौन सा समीकरण प्रकट हुआ? समीकरण 4। अब जब समीकरण 4 प्रकट हो गया दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देख लीजिएगा क्या कंडीशन बन रही। जैसे 1 और 2 में बनी थी फ्रेंड्स, वैसे ही 3 और 4 में भी बन रही। देख लीजिए जल्दी 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 जल्दी, समीकरण 3 व 4 से। अब समीकरण 3 व 4 से क्या कह सकते हैं कि NBC इनके बराबर है और यहाँ NBC इनके भी बराबर है। तो इसका मतलब दोस्तों ये इनके बराबर होगा। क्या फिर हम कह सकते हैं, समीकरण 1 में NBC का मान जो है उसे समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए NBC की जगह FCB रखेंगे, FCB रखेंगे दोस्तों। तो FCB बराबर हो जाएगा CB
एफ के, सी बी एफ के, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ दोस्तों, एफ सी बी मतलब कि एफ सी और बी किसके बराबर हो गया, देखिए एफ सी बी बराबर हो गया किसके, सी बी एफ के, मतलब कि इसके। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कोण और ये कोण बराबर, इसका क्या मतलब है दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए यहां पर कौन कौन से कोण बराबर, ये वाला कोण दोस्तों और ये वाला कोण बराबर हो गया। तो जब दोस्तों किसी त्रिभुज के क्या दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाले मतलब ये और इसके सामने वाले मतलब ये, तो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। फटाक से कर दीजिए, कुछ नहीं, कोई भी डर नहीं, तुरंत लिखिए। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं, उनकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब दोस्तों सामने वाली, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए, चलिए गुड, कोई बात नहीं। अब इनकी जब इनके कोण, ये कोण बराबर, तो इसके सामने वाली भुजा नाम है क्या, एफ सी, इसके सामने वाली भुजा नाम है क्या, बी एफ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कोण, जो रेखा बी एफ है वो इक्वल हो जाएगी किसके इक्वल दोस्तों, बी एफ रेखा एफ सी रेखा की इक्वल हो जाएगी। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, मान लेंगे समीकरण नंबर 5। काम है दोस्तों, समीकरण बहुत सारे मान है, बड़ा इजी लग जाता है, इजी लग होता है, इसलिए समीकरण मान ले रहे हैं, नहीं कुछ और नहीं दोस्तों, बिना समीकरण माने भी कर सकते हैं। समीकरण हो गया हमारा ये दोस्तों 5। अब जब ये समीकरण 5 हो गया है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर मान लें कि बिंदु बी एफ के बहुत, सॉरी, बिंदु बी बिंदु पी के मतलब कि ध्रुव पी के बहुत निकट है, तो क्या दोस्तों, जब बिंदु बी बिंदु पी के बहुत निकट हो, तो अब दोस्तों जब बिंदु बी ये वाला पी के बहुत निकट, मान लेते कहीं यहाँ पर, अब जब बहुत निकट ही है तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये जो बी एफ है, तो बी एफ को हम क्या बोल सकते हैं, पी एफ बोल सकते हैं। जो ये बी एफ है, अगर ये एफ, सॉरी ये बी यहाँ पर है, तो बी से एफ की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोल सकते हैं, पी से बी की एफ की दूरी। तो जो बी एफ हो जाएगी दोस्तों, जब बी पी के बहुत करीब ही हो जाएगी, तो चाहे बी एफ बोलो चाहे पी एफ बोलो, तो बी एफ इक्वल पी एफ। कौन आया, कौन प्रकट हुआ दोस्तों, समीकरण 6 प्रकट हुआ। कौन, समीकरण 6। अब समीकरण 5वां 6 से अतः हम क्या कह सकते हैं, बी एफ बराबर एक्स था, यहाँ पर भी बी एफ बराबर पी एफ आया, तो क्या होगा, बी एफ यहाँ पर एफ सी बराबर, तो यहाँ पर बी एफ की जगह हम एफ सी रख देते हैं। एफ सी हमारा किसके बराबर दोस्तों, एफ सी हो जाएगा हमारा पी एफ के बराबर। ठीक है, एफ सी निकल कर आया पी एफ के बराबर। ये बढ़िया आ गया। अब इसे डिब्बे में बंद करते, काम देने वाला बड़ा अच्छा काम देगा दोस्तों, काफी काम देगा। डिब्बे में बंद करते, कहीं भाग न जाए, इसे डिब्बे में बंद करके रखेंगे, और अगर भाग गया तो काम नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो भागे ना पाए। अब देखिए यहाँ पर बता सकते दोस्तों, तो एफ सी बराबर पी एफ हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ध्रुव पी से हम केंद्र सी की दूरी नापते चले दोस्तों, कि ध्रुव पी से ये केंद्र की दूरी क्या होगी, तो ध्रुव पी से केंद्र की दूरी नापे, तो ध्रुव पी से हमें पहले फोकस एफ तक जाना होगा। अगर हम पी से सी जाना चाहें, कि हमें पी से सी जाना है, तो हमें पी एफ पे जाना पड़ेगा, पी एफ, क्योंकि हमें पूरी दूरी पता नहीं, तो हम नाप कर चलेंगे।
तो P से C की दूरी नापने के लिए हम P से F की दूरी नाप लें और F से C की दूरी नाप लें, और जब दोनों की दूरी नाप लें तो ये दोनों की दूरी जोड़ लें दोस्तों, और ये दोनों की दूरी जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये ध्रुव P से केंद्र की दूरी कहलाएगी। सिंपल। अब जब हो गया तो PC बराबर PF, कोई बात नहीं, ये बढ़िया PF में है। कोई भी दूरी दोस्तों ऐसे कभी भी तल दर्पण और तल दर्पण नहीं करना, कोई भी दूरी आप ध्रुव P से नाप लेना, बस सिंपल। अब देखिए PC में कोई चेंज नहीं, कुछ भी नहीं बदलूंगा मैं। क्यों नहीं बदलूंगा, क्योंकि मुझे पता है ध्रुव से नापी गई दूरी है, ध्रुव से केंद्र की, मतलब P से केंद्र की। PF में कुछ भी नहीं बदलने वाला हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है ध्रुव से F की दूरी नापी गई, तो PF भी बढ़िया सही है। तो PF दोस्तों, और उसमें क्या दोस्तों, FC, तो FC को क्या, FC अभी निकाल लेना, FC क्या निकाले, FC PF के बराबर, इसलिए तो डिब्बे में बंद करके रखे, देखो भागा नहीं, पकड़ के रखे। तो FC की जगह PF रखेंगे, FC आया तो PF रखेंगे, देखिए ठीक है फ्रेंड्स। आप PF रख दिए तो वहां पर देखिए PC इक्वल क्या, PF, 2 PF कितने दोस्तों, PF 2PF। अब देखिए PC को क्या बोलते हैं, ध्रुव P से C की दूरी, तो ध्रुव P से C की दूरी मतलब कि ध्रुव से केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। R हो गई इक्वल टू क्या बचा, PF, तो ध्रुव से मतलब कि P से फोकस मतलब कि F की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम कहेंगे F। तो क्या दोस्तों लिख देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो अच्छे समझ सके बाद में। यहां PC बराबर R तथा PF बराबर F होगा, ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया। अब देखिए F को वहीं पे रोको, इसे रोक लिए। अब वहां पर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। F बराबर R/2, यही तो प्रूव करना था दोस्तों, F बराबर R/2 सिद्ध करो, F बराबर R/2 होता है। तो दोस्तों हमारा ये फार्मूला सिद्ध हुआ कि हाँ F बराबर R/2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम आपको क्लास 10 क्लास 9 साइंस और मैथ टॉपिक बाय चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने वाले दोस्तों। तो प्लीज हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो आप हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद।